जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए दोस्तों, देन फिर आज की अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। ओके, बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। जो बच्चे गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, जो बच्चे गुड इवनिंग कह रहे हैं उन बच्चों को गुड इवनिंग, जो बच्चे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं उन बच्चों को गुड मॉर्निंग। जैसे आप लोग कनेक्ट करना चाहते हो दोस्तों वैसे कनेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, चलिए तो दोस्तों आज के जो अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं, यानी कि आज जो मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूं वो क्या पढ़ाने वाला हूं, तो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, किसके लिए, तो आपके आने वाले केवीएस एग्जाम्स के लिए। आप सभी बच्चों को पता होगा कि केवीएस एग्जाम्स की पूरी डेट अनाउंस कर दी गई है। इसमें जो आपका पेडागोजी वाला पोर्शन है, क्या है, पेडागोजी वाला जो पोर्शन है, उस पेडागोजी वाले पोर्शन की बात करी जाए तो कुछ कुल मिलाकर आपकी 60 मार्क्स की पूछी जाने वाली है, जो कि अलग 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 यूनिट में आपकी डिस्क्राइब है, अलग अलग यूनिट में आपकी बांटी हुई है। ठीक, जिसमें जो आपकी पहली यूनिट की बात करी जाए तो पहली यूनिट में जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, अधिकतर वो टॉपिक्स जो है वो साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान के हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, या फिर इसी से रिलेटेड आपकी लर्निंग वगैरह हो गया, या फिर इंटेलिजेंस हो गया, या फिर अलग अलग प्रकार की थ्योरीज है वो हो गई। तो वो वाले टॉपिक आप लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से सीटेट में भी पढ़ा होगा, अपने बीएड के कोर्स में भी पढ़ा होगा, और साथ ही साथ में आपको संजय सर भी पढ़ा रहे हैं। मेन जो बात आप लोगों की फंस रही थी वो फंस रही थी पेडागोजी को लेकर कि सर पेडागोजी कैसे तैयार करें। तो पेडागोजी को लेकर दोस्तों मैं आप सभी के लिए सामने एक क्लास आज से हमारी पूरी की पूरी स्टार्ट हुई है, जिसके अंतर्गत हम दोस्तों टॉपिक वाइज क्या है, चैप्टर वाइज इस चीज को कवर करने का प्रयास करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक, और बीच बीच में कोई भी आपका डाउट हुआ, कमेंट पे मेरा थोड़ा कम ध्यान रहेगा, लेकिन बीच में कोई भी डाउट रहा मैं कमेंट को देखता रहूंगा, उसका मैं रिप्लाई आप लोगों को जरूर कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी गुड आफ्टरनून डियर, बहुत बहुत सभी बच्चों का हार्दिक शुभ क्या है, वेलकम है इस क्लास के अंतर्गत। ठीक, चलिए तो दोस्तों आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्या शुरू करने वाले हैं, तो वो शुरू करने वाले हैं अपना यूनिट 2। क्या है, यूनिट 2, जो कि क्या था, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। जो अंडरस्टैंडिंग होती है यानी कि जो टीचर जो पढ़ाते हैं या बच्चे जो समझते हैं उसमें किस प्रकार की समझ है, किस प्रकार की बातें देखने को मिलती है, ये पूरा का पूरा यूनिट जो है आपका 60 में से 15 नंबर का यानी कि 15 नंबर का पूछा जाएगा। पहला यूनिट और दूसरा यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 15-15 नंबर के हैं, और बाकी 3 यूनिट 10-10 नंबर के हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे आपके 60 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक, पहले एक बार मुझे बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो प्रॉपरली है या नहीं है, देन फिर आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑडियो और वीडियो प्रॉपरली है कि नहीं है, पहले मुझे ये बताइए दोस्तों, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ऑडियो और वीडियो प्रॉपरली है, दिखाई सुनाई अच्छे से दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, पहले आप मुझे फटाफट बता दीजिए दोस्तों। बिल्कुल 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 प्रॉपरली है दोस्तों सब कुछ। चलिए बिल्कुल भाई, जो जो नए नए जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को हेलो हाय, सभी बच्चों को चलिए चलिए चलिए, ऑल क्लियर, ऑल डन, सब कुछ बढ़िया, यस 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 यस। चलिए फिर ठीक है, तो दोस्तों जो अपना यूनिट 2 है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसके अंतर्गत आपके टॉपिक्स में बांट रखे हैं। अब वो टॉपिक्स जो है वो सारे के सारे के लिए तो मैं आपको एक जगह पर लिख कर नहीं लाया हूँ, सारे के सारे जो मैं आपको सिलेबस तो बताने नहीं आया हूँ, क्योंकि सिलेबस आप सभी बच्चों को पता है। मेन प्रोबेबली यहाँ पर जो मैं टॉपिक दिखा रहा हूँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रकार के टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, जिसमें हम दोस्तों पहले टॉपिक से शुरुआत करेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, ऐसे करते हुए चलेंगे। और डेली आपकी कम से कम नहीं तो मैं 3 से 4 यूनिट कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका ये जो बचे हुए 20 से 22 दिन है इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका सिलेबस कवर हो सके। ठीक, और बाकी कोई और भी आपकी कुछ ख्वाहिशें हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जहां तक हो सके उसको फिलफिल करने की कोशिश करूंगा। ठीक, चलिए तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों अंडरस्टैंडिंग इन टीचिंग लर्निंग के अंतर्गत टॉपिक कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो पहली बात तो इसके अंदर जो भी थियोरेटिकल पोर्शन है, क्या है, जो भी आपके थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स है किस चीज के, लर्निंग की, चाहे वो बिहेवियरिज्म से होकर हो, या फिर आपने कॉग्निटिविज्म से लेकर हो, या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से लेकर हो, वो सारी की सारी जो थ्योरी है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। और इन सभी थ्योरी का इम्प्लीकेशन कैसे होता है, मतलब इन सभी थ्योरी के बाद में जो उसकी आलोचना करी गई थी या फिर उसका जो इम्प्लीकेशन किया जाता है वो किस प्रकार से बच्चों पर किया जाता है उसके बारे में बात करी गई है। यहीं से हम शुरू करेंगे, फिर अपने द रोल ऑफ टीचर, एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए स्कूल के अंतर्गत, कक्षा के अंतर्गत, विद्यालय के अंतर्गत बच्चों के प्रति, वो बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि बच्चों का यानी कि लर्नर्स का क्या भूमिका होनी चाहिए अपने पढ़ने में, अपने लर्निंग फेज के अंतर्गत।
ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर समय बचता है हमारे पास तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे सारे टॉपिकों को कवर कर लेंगे इजीली। ठीक है, चलिए तो फिर और डेल ना करते हुए सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना पहला टॉपिक जो कि थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव था, किसका, लर्निंग का, अधिगम का, उसके बारे में। ठीक, तो पहला बिंदु दोस्तों ये निकल के आता है कि अधिगम यानी कि लर्निंग आखिर है क्या। तो देखो दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता होगा डेली मर्रा की जिंदगी के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कई साइकोलॉजिस्ट ने इसके रूप में कई सारी परिभाषाएं दे रखी हैं, चाहे वर्डवुड हो गए हो, जैसे आप वुडवर्थ भी बोलते हो, चाहे आपके नॉर्थ हो गए हो, चाहे आपके स्पेनमैन हो गए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसके प्रति अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं। लेकिन हमें सारी परिभाषाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन प्रोबेबली हम 2-4 परिभाषाएं पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक, चलिए तो अधिगम की बात करी जाए, सरल शब्द में बात करूं तो दोस्तों आप जैसे इस दुनिया के अंतर्गत प्रवेश करते हो, यानी कि जैसे आप इस दुनिया के अंतर्गत आते हो, जन्म लेते हो, तब से लेकर अपनी मृत्यु तक, जैसे कि मैं हूं, मैं इस दुनिया के अंतर्गत जब आया था और जब तक मैं इस दुनिया के अंतर्गत हूं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से सीखता रहूंगा, चाहे वो अपने मैं माता पिता से सीखूं, परिवार से सीखूं, या वातावरण से सीखूं, या स्कूल से सीखूं, या आस पड़ोस के लोगों से सीखूं, या सड़क पर चलते सीखूं, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से मैं सीखता ही रहूंगा, सीखना कभी भी बंद नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है सीखना जो होता है ना, वो क्या होता है, दो तरीके से होता है, एक जो आपके कंट्रोल में है और एक जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अधिगम जो होता है वो मेन प्रोबेबली वो होता है जो आपके कंट्रोल में हो, जो आपके नियंत्रण में हो। जो आपके कंट्रोल या नियंत्रण में ना हो उसको हम सीखना नहीं कहते हैं, वो एक थोड़े समय के लिए आपके शरीर के अंतर्गत आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलिए आप इस दुनिया में आए हो, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से तो बीमार पड़ोगे ना, क्योंकि सीधी सी बात है इंसान शरीर है, बीमार होता ही होता है। या फिर जो हमारे यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो कि मदिरा पान का सेवन करते हैं, नशे वगैरह करते हैं, तो नशे होने के कारण उनके शरीर में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन, जैसे कि आपने देखा होगा कई व्यक्ति जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, और ड्रिंक करने के बाद क्या करने लग जाते हैं, इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, गाना गाने लग जाते हैं, लोगों से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, यार छोड़ ना, इसने पी रखी है, कल देख लेंगे। और जब होश में आता है अगले दिन, तो वो क्या कर रहा था, आपसे माफी भी मांग रहा होता है, जो बीती हुई समय होता है उसके में जो व्यवहार किया उसके लिए आपसे क्षमा मांग रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े समय के लिए परिवर्तन था, उसको हम परिवर्तन कहेंगे, चेंज कहेंगे, अधिगम या लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग हम उसे कहेंगे जो कि आपके परिवर्तन हो तो रहा हो आपके शरीर में, आपके व्यवहार में, लेकिन स्थायी हो, आपके कंट्रोल में हो, परमानेंटली, उसे हम अधिगम कहेंगे। ठीक, चलिए तो सभी के सभी बच्चे एक बार अधिगम यानी कि लर्निंग की क्या लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए। तो सभी के सभी बच्चे लिख लीजिए कि अधिगम या फिर सीखना, ये दोनों की दोनों एक ही चीज है, आप ध्यान रखिएगा। अधिगम या फिर सीखना एक बहुत ही सामान्य और आम क्या है, प्रचलित प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, जब आप इस दुनिया के अंतर्गत प्रवेश करते हो तब से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से सीखते रहते हो, इसलिए क्या है, वो सामान्य और आम प्रचलित प्रक्रिया है। और जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है और फिर जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बोला था कि इस दुनिया के अंतर्गत जैसे आप प्रवेश करते हो उसके बाद कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से आप सीखते रहते हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। बिल्कुल दोस्तों, सीखना सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है, लेकिन होता आपके अंतर्गत क्या है, परिवर्तन, यानी कि स्थायी या फिर ऐच्छिक रूप से। ऐच्छिक कहने का मतलब है जो आपके कंट्रोल में हो, जो आपके नियंत्रण में हो, उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो सभी के सही बच्चे लिख लीजिए कि लर्निंग, या कुछ भी बोल सकते हो, इज ए वेरी कॉमन एंड क्या है, कॉमनली आपकी मान सकते हो प्रैक्टिकल प्रोसेस है, या फिर आप देख सकते हो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो। ठीक है, तो इमीडिएटली यानी कि जैसे ही आप इस दुनिया के अंतर्गत क्या करते हो, जन्म लेते हो, बर्थ लेते हो, उसके बाद ही व्यक्ति कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से सीखता रहता है। और ये जो सीखना होता है वो इसके पूरे के पूरे जिंदगी भर चलता रहता है जब तक ये इस दुनिया के अंतर्गत है। ठीक, अगर इससे भी समान बात में इसकी परिभाषा बात करने की बात करी जाए तो समान अर्थ में आप ये लिख सकते हो कि सीखना जो होता है ना वो व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। जब भी आपके व्यवहार में ऐच्छिक और स्थायी परिवर्तन होता है उसी को हम सीखना, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, जब भी आपके व्यवहार में ऐच्छिक और परमानेंटली कोई व्यवहार हो रहा हो, स्थायी रूप से परिवर्तन हो रहा हो, उसी को हम सीखना कहते हैं। ये नहीं कि आपका शरीर बीमार है,
यानी ये नहीं आपने कोई नशे वगैरह कर रखे हैं, या ये नहीं किसी भी प्रकार से कोई भी आपके ऊपर मेंटली या फिजिकली प्रेशर डाल रहा हो, उसको हम व्यवहार में परिवर्तन तो होगा लेकिन उसको सीखना नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके गन सर के ऊपर पिस्टल रख दूं, गन रख दूं और आपको बोलूंगा मैं ये काम कर, उस समय आप वो डर के मारे काम कर दोगे, एक फिजिकली अपनी जान को बचाने के लिए वो काम कर दोगे, लेकिन वो सीखना नहीं होता, वो लर्निंग नहीं होती है, वो कुछ समय के लिए आपके अंतर्गत नॉन परमानेंटली परिवर्तन था जो कि आप अपनी जान बचाने के लिए कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो जान का खतरा हटेगा आप वो काम करना बंद कर दोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सीखना आपका वो कहलाएगा जो कि आपके परिवर्तन तो हो आपके शरीर में, आपके व्यवहार में, लेकिन वो कैसा हो, वो आपका स्थायी हो, वो आपके इच्छा के अनुसार हो रहा हो, आपके कंट्रोल के अनुसार हो रहा हो, ये नहीं कि दूसरा कोई कंट्रोल कर रहा हो। ठीक, सभी के सभी बच्चे समझ के होंगे लर्निंग यानी कि अधिगम क्या होता है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चले तो दोस्तों इस अधिगम को लेकर, इस लर्निंग को लेकर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे जो आते हैं वो आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ की बात करी जाए तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है, इसकी क्या डेफिनेशन दी है, तो इन्होंने कहा है कि कोई भी नवीन ज्ञान यानी कोई भी आपका ऐसा न्यू नॉलेज, नवीन ज्ञान या फिर नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहती है, सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ये क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नया ज्ञान, फॉर एग्जांपल के रूप में आज आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी में जो आप पेडागोजी आप पढ़ रहे हो, पेडागोजी बिल्कुल ही आप देखोगे कि सिलेबस एकदम न्यू न्यू सा दिख रहा है। सिलेबस भले ही आपको 5 यूनिट में बांट दिया गया हो, नया नया सिलेबस दिख रहा हो, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं ना वो नए नहीं है, वो है आपके पुराने ही। कहां से, एक दो टॉपिक आपको नए देखने को मिलेंगे क्योंकि हाल ही फिलहाल में वो उन चीजों को लॉन्च किया गया है, इसलिए वो आपको नए दिखने को मिल रहे होंगे। लेकिन आपने जब बीएड की तैयारी करी होगी या जेबीटी की तैयारी करी होगी या बीटीसी की तैयारी करी होगी या डीएलएड डाइट की तैयारी करी होगी, तो इन सभी चीजों को आपने पढ़ा होगा। तो अधिगम क्या है, तो आपने पहले भी पढ़ा, लेकिन कुछ चीजें परिवर्तन, कुछ चीजें नई जुड़ी है, तो जो नई चीजें जुड़ी है, नवीन ज्ञान है, जो भी नवीन प्रतिक्रिया है आपकी, उसको प्राप्त करने की जो भी आप प्रक्रिया इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आप प्रोसेस, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, जैसे कि यहाँ से आप समझ रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सीखना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो आपका सीखना कहलाएगा। तो अगली बार आपसे पूछा जाए कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है, तो ये वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है, तो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे वुडवर्थ, उनके द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक, उसी अनुसार से दोस्तों एक हमारे कौन थे, तो एक हमारे साइकोलॉजिस्ट और थे जिनका नाम क्या था, सर्टेन या फिर नॉर्थ या फिर स्ट्रेंज या फिर चैपमैन। ये आपके साइकोलॉजिस्ट थे, इनके अनुसार भी परिभाषा दी गई थी। क्या परिभाषा दी थी, तो इन्होंने कहा था कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या फिर अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे कि मैंने भी अभी आपको बोला कि आपके शरीर में, आपके व्यवहार में जिंदगी भर किसी ना किसी तरीके को आप सीखते रहोगे और आपके शरीर में परिवर्तन देखने को मिलता रहेगा। तो ये नहीं है कि आपको कोई जबरदस्ती या फिर बीमारी के मारे या फिर किसी हालत की वजह से या फिर किसी और वजह से आप जबरदस्ती आपसे काम लिया जा रहा हो और आपके व्यवहार में कुछ करवाया, परिवर्तन करवाया जा रहा हो, वो आपका व्यवहार में परिवर्तन या सीखना नहीं कहलाता। आपके अंदर का जो भी आपकी परिवर्तन होगा वो आपके किसके अनुसार होना चाहिए, आपके कंट्रोल के अनुसार होना चाहिए, आप में स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, आपके नियंत्रण में होना चाहिए, आपके ऐच्छिक रूप में होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो वो अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका परिवर्तन, स्थायी या फिर ऐच्छिक या फिर सीखना या फिर लर्निंग कहलाता है। ठीक है, तो अगली बार आपसे बोला जाएगा, एक ऐसे डेफिनेशन दे दी जाएगी, बोला जाएगा सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या फिर अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था हमारे सर्टेन ने, नॉर्थ ने, स्ट्रेंज ने या फिर चैपमैन। इनमें से किसी का भी नाम देखने को मिलेगा तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कई कई बार आपके दे दिए जाते हैं, परिभाषा दे दी जाती है और बोला जाता है ये किसने कहा है, तो डायरेक्टली ये इन साइकोलॉजिस्ट का नाम देखने को मिले तो वहां पर आप टिक कर दीजिएगा और आगे निकल जाइएगा। ठीक, तो ये कुछ कुछ परिभाषाएं दी गई थी, इसी अनुसार आपके अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी परिभाषाएं दी थी। तो सारी की सारी परिभाषाएं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैंने आपको बता दी और इसका मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम एक निष्कर्ष तक इनका एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे थे। तो इसी तरह से विश्लेषण करेंगे इन सभी परिभाषाओं का, तो इसमें से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इनमें से पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि सीखना जो होता है ना वो व्यवहार में
परिवर्तन को कहा जाता है। ठीक है, जितनी भी परिभाषाएं दी हैं उन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या क्या 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कि पहला, कि जो लर्निंग होता है वो क्या कहलाता है? चेंज इन बिहेवियर कहलाता है। यानी कि शाब्दिक अर्थ में लिखा जाए कि प्रत्येक सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। कि जो भी चीज आप सीख रहे हो या फिर कर रहे हो, तो आपके कहाँ होगा परिवर्तन? आपके व्यवहार में परिवर्तन ही तो होगा। जैसे कि आप केवीएस के लिए पेडागोजी पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के बाद, इस पूरे चैप्टर को समझने के बाद आपके व्यवहार में जो चीज समझ नहीं थी उत्पन्न हो जाएगी, तो आपके व्यवहार में क्या आया? परिवर्तन। लेकिन वो आपके इच्छा के अनुसार हो रहा है, आपके कंट्रोल के अनुसार हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर परिस्थिति ऐसी हो या फिर ऐसी है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम सीखना नहीं कहेंगे। देखो मैंने क्या बोला दोस्तों, अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम सीखना कहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें आपको समझाया तो जा रहा हो, करवाया तो जा रहा हो, लेकिन आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब जो भी आपको समझाया, सिखाया, करवाया वो आपको समझ में नहीं आया, वो आप नहीं सीख पाए, तो उसको हम सीखना नहीं कहेंगे, उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन एक अच्छा एवं अनुकूली, यानी कि आपका बोल सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार, आपके सकारात्मक के अनुसार, आपके पॉजिटिव के अनुसार परिवर्तन भी हो सकता है, या फिर खराब, या फिर आपका जो भी आपका कुसंजित हो सकता है, यानी कि नेगेटिव परिवर्तन भी हो सकता है। तो ये नहीं बोल सकते कि सीखना केवल पॉजिटिव वे में ही होता है, सकारात्मक में ही होता है। नहीं दोस्तों, आपने हमारी जिंदगी के अंतर्गत, हमारे परिवर्तन के अंतर्गत, हमारे वातावरण के अंतर्गत ऐसे भी लोग देखे होंगे जो कि एजुकेशन प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके उन शिक्षा का सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करते, बुरी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आजकल की जिंदगी के अंतर्गत आप सुपर हीरोज की मूवी बहुत देखते होंगे, बहुत सारी मूवीज आपके सामने आ रही होंगी। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे जो विलन होगा या फिर जो भी हीरो होगा, उसके पास जो भी सुपर नेचुरल पावर होगी, उस सुपर नेचुरल पावर का वो इस्तेमाल या तो पॉजिटिव वे में कर सकता है या फिर नेगेटिव वे में कर सकता है। वो उसकी इच्छा के ऊपर, वो उसकी अनुभूति के अंतर्गत, और वो उसके बोल सकते हो मन के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस चीज का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करेगा या फिर बुराई के लिए करेगा। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप मानकर चलिए, एक होता है क्या, आपने हैकर देखे होंगे। हैकर क्या है, नाम शुभ के ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या चोरी वाला काम करते हैं। नहीं दोस्तों, एक हैकर अच्छे भी होते हैं और एक हैकर बुरे भी होते हैं। कई कंपनियां ऐसे हैं जो हैकरों को क्या करते हैं, अपनी कंपनी में नौकरी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर है, उनकी चीजें हैं, उन चीजों को किसी दूसरे बग से या दूसरे हैकरों से बचाने के लिए, तो वो एक कंपनी का फायदा कर रहे होते हैं दूसरे हैकरों से बचाने के लिए। लेकिन वही कहीं हैकर जो होते हैं ऐसे होते हैं जो कि अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल करके दूसरी कंपनियों का सॉफ्टवेयर, दूसरी कंपनियों के अंतर्गत जो भी उनका कोडिंग डिकोडिंग है, उसको क्या कर रहे होते हैं, हैक कर रहे होते हैं। तो सीखना जो होता है वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसका इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो पहला ये निकल के आया कि जो भी आप सीख रहे हो वो क्या होगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन कहा जाएगा। सीखा तो नहीं, सीखा तो परिवर्तन नहीं होगा, वो सीखना नहीं होगा। और सीखना जो होता है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो पहला बिंदु, पहला निष्कर्ष ये निकला अब तक हमने जो पढ़ा। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला? दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो अभ्यास या फिर अनुभूति के फलस्वरूप होता है। मैंने क्या बोला दोस्तों, जो भी आपके व्यवहार में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, वो दो चीजों से आएंगे, या तो प्रैक्टिस से या फिर एक्सपीरियंस से। कैसे आएंगे? जो भी आपने सीखा, जो भी आप लर्निंग कर रहे हो, उसमें जो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन आएंगे वो दो कारणों की वजह से आएंगे। एक आएगा आपका प्रैक्टिस से और एक आएगा आपके एक्सपीरियंस से। आप सभी बच्चों को पता है कि मैं यहाँ पर आप नहीं करोगे, अलग अलग प्रकार की चीजों के साथ उसको मिलाकर नहीं देखोगे, या फिर आप फॉर एग्जांपल के रूप में मॉक पेपर नहीं लगाओगे, टेस्ट नहीं लगाओगे, तो इस चीज के बारे में आप चीजों को और अनुभूति नहीं होगी। पढ़ा नहीं, रिवाइज करा, कल भूल जाओगे। तो इसलिए जो भी आपके अंतर्गत परिवर्तन आ रहा है वो दो कारणों की वजह से आता है। वो या तो अभ्यास की वजह से आता है, यानी कि प्रैक्टिस की वजह से, या फिर आपके अनुभव, या फिर आप एक्सपीरियंस के अनुसार बोल सकते हो। ठीक, अब बात कही जाए शाब्दिक अर्थ में, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। अब मानकर चलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको अभी पढ़ाया क्या, लर्निंग। मैंने आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया अभी, लर्निंग, अधिगम पढ़ाया। अब ये जो अधिगम वाला टॉपिक है, मान लो टॉपिक आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप लोग इसका क्या करोगे, रिवीजन करोगे, अभ्यास करोगे।
तभी तो चीजें अब आपने एक कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति रसरी होत सुजान। आपने देखा होगा ना, संस्कृत की कहावत है, संस्कृत का श्लोक है जिसमें बोला जाता है कि एक बार बार अभ्यास करने से एक नाजुक रस्सी जो है वो पत्थर को भी काट देती है। तो उसी प्रकार से आपके व्यवहार में जो मैं भी सिखा रहा हूं अभी, जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करोगे, जब तक आप इसको सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप इसके प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो क्या ये आपके मन में, आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन देखने को मिलेगा? नहीं, कभी नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है जो सीखना होता है वो अभ्यास और अनुभूति यानी कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से होता है। ये नहीं कि बस आपने पढ़ लिया, सर ने पढ़ाया, हो गया काम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक आप इसकी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। बस आप ये मानकर चलिए मैंने बताया और आपने सुना, मैं यहाँ से पढ़ा कर निकला और आप वहां से पढ़ कर निकले, बस इतना है इसका काम, और कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, तो ये है दूसरा निष्कर्ष निकला। तीसरा निष्कर्ष इसमें यह निकला कि व्यवहार में जो भी आपने सीखा वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन बोल लो, ऐच्छिक बोल लो, परमानेंटली बोल लो, कंट्रोल बोल लो। किसका? जो बच्चा सीख रहा है। यहां पर मैं आपको जबरदस्ती बिठा के नहीं रख सकता हूं, यहां पर मैं आपको जबरदस्ती सिखा के नहीं रख सकता हूं। जब तक आपकी इच्छा ना हो, जब तक आपको सीखने में मजा ना आ रहा हो, जब तक आपके सीखने में रुचि ना आ रहा हो, जब तक आप यहाँ पर नहीं रुकोगे। इसलिए जो भी आपका सीखना होगा वो व्यवहार में क्या होगा? वो आपका अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। इसलिए सभी के सभी लिख सकते हो बच्चे कि ऊपर दी गई अब तक जितनी भी हमने परिभाषाएं पढ़ी थी वो इस बात पर विशेष रूप से बल डालता है कि सीखने में, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? परमानेंट चेंज होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर वही है कि जो भी आप यहाँ पर सीख रहे हो, जो भी मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, वो आपके मन में कैसा है? आपके कंट्रोल के हिसाब से है, आपकी इच्छा के अनुसार है, और आप स्थायी रूप से इसे सीख रहे हो। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक तो अपने माइंड में इसको रखोगे ना, और क्या पता उसके बाद भी अगर आप अभ्यास करते रहो, तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहो, तो आपके मन में बात वहीं पर ही रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम स्थायी परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, तो यहां तक मुझे आप ये बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया? जो भी चीज मैंने अब तक बताई कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, वुडवर्थ ने क्या कहा है, या स्ट्रेंज, या फिर आपके नॉर्थ, या फिर और जो उसके साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या कहा है, और उन परिभाषाओं के अनुसार जो हम 3 निष्कर्ष निकाला है हमने, वो तीनों के तीनों निष्कर्ष समझ में आए या फिर नहीं आए, पहले मुझे ये बताइए, देन फिर आगे की क्लास में चलते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? साथ ही साथ में बताइए क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या ऊपर से सारी की सारी चीजें क्लियर सर? ओके, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कह रहे हैं यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके 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 ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए, तो दोस्तों ये पूरी की पूरी परिभाषाएं जो दी गई थी, ये पूरी का पूरा जो अधिगम के बारे में बताया, समझाया जा रहा था, इसके अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि सीखने की विशेषताएं क्या है, यानी कि फीचर्स क्या है। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा लर्निंग, ये मेन प्रोबेबली बस ये है, कहना चाह रहा है कि जो भी बच्चा सीख रहा है वो उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, वो उसके कंट्रोल में होना चाहिए, यानी कि उसके नियंत्रण में होना चाहिए, और परमानेंटली होना चाहिए। लेकिन इसकी विशेषताएं क्या है, होता किस लिए है? ठीक है, तो पहला बिंदु सभी के सभी बच्चे लिखिए, सीखना जो होता है वो अभ्यास या फिर अनुभूति के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्या होता है? अभ्यास और अनुभूति, यानी कि एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस के द्वारा। किसके द्वारा? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के द्वारा सीखना होता है। पहली विशेषता इसकी ये है, जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कारपेंटिंग का काम हो, चाहे किसी प्रकार की चीज में स्किल लेना हो या कौशल प्राप्त करना हो, या कोई गेम ही ले लो, क्रिकेट ही ले लो, फुटबॉल ही ले लो, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं लोगे, तब तक वो गेम आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप उसके लिए स्किल या आपके अंतर्गत कौशल उत्पन्न नहीं होगा। तो सीखने के लिए जरूरी है ये दोनों की दोनों चीजें। ठीक, साथ ही साथ में सीखना क्या है? एक अर्जित प्रक्रिया है। क्या है? एक्वायर्ड प्रोसेस है। अब अर्जित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, तो आप सभी बच्चों को पता है, इसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा चीजें ये आपको प्राप्त होंगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्जित प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पर चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने यहाँ पढ़ी और निकल ली, मैंने पढ़ाया और निकल लिया, तो इससे कुछ फायदा होगा? नहीं। जब तक आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास नहीं करोगे, तब तक वो नहीं होगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है इसको? अर्जित प्रक्रिया। जैसे कि आपने भाषा वाला चैप्टर पढ़ा होगा हिंदी के अंतर्गत, जो आप ये, जैसे कि मैं हिंदी बोल पा रहा हूं, क्यों?
क्योंकि मैं हिंदी परिवेश का व्यक्ति था, हिंदी परिवेश का बालक था, मेरे आसपास का वातावरण जो था हिंदी बोलने वाला था। तो आसपास के वातावरण से ये क्या, मैं बस यूं ही देखता रहता था और कुछ नहीं करता था, मैं उसका अभ्यास नहीं करता था, मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करता था, बिल्कुल करता था, तभी मैं भाषा वो बोल पाया। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, सीखना, वो अर्जित प्रक्रिया कहलाता है। ये नहीं किसी ने करके दिखाया, किसी ने करा, हमने उसको देखा और आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसका अभ्यास नहीं करोगे, उसे रिपीट नहीं करोगे, तब तक वो नहीं आता है। इसलिए क्या कहलाता है, सीखना जो होता है एक अर्जित प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अर्जित प्रक्रिया कहलाती है। साथ ही साथ में सीखना जो होता है वो अभ्यास में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें ध्यान रखिएगा, जो भी आपका सीखना होता है इसमें जो प्रैक्टिस होता है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि लर्निंग यानी कि सीखने के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो वो है आपका प्रैक्टिस, वो क्या है, आपका अभ्यास। क्योंकि जितना ज्यादा सीखने के अंतर्गत आप अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा आप लर्निंग के अंतर्गत प्रैक्टिस करोगे, वो चीजें उतनी ही ज्यादा आपको अच्छी होगी। जैसे कि अभी हमने कहावत पढ़ी थी, करत करत अभ्यास के जन्म। तो बार बार रस्सी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही थी, तभी तो पत्थर को काट पाई थी। ये थोड़ी है कि 2 बार नीचे गई, 2 बार ऊपर आई और काट दिया, ऐसा नहीं है। वो बार बार कर रही थी। तो जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस, मतलब जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, चीजें उतनी ही ज्यादा आपको समझ में आएंगी, उतनी ही चीजें आपको करने में मजा आएगा। ठीक है, और उतनी ही समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक कहा भी जाता है, खासकर मैथ्स के टीचर ये लोग कहते हैं, कभी भी आप किसी भी चीज के मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, मैथ्स के टीचर आपको ये जरूर कहेंगे, बार बार उसको क्या करो, दोहराओ। कोई भी अगर क्वेश्चन मैथ के अंतर्गत समझ में नहीं आता तो उसको बार बार दोहराओ। क्या चीजें आ रही हैं, बार बार आप दोहराओगे ना, तो कहीं ना कहीं वो चीजें अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगी। या कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती तो उसको बार बार रिपीट करो, दोहराओ, उसको अभ्यास करो, वो अपने आप ही चीजें समझ में आ जाएंगी और एक दिन इतना आसान लगने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलिए सीडीपी या ईवीएस। सीडीपी में तो मैं शुरू से ही अच्छा था। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जब मैंने 2016 के अंतर्गत सीटेट का एग्जाम दिया था, तो मेरे वहां पर 29 नंबर थे, 30 ऑफ। ठीक है, तो सीडीपी में ये मानकर चलिए मेरी शुरू से ही अच्छी थी, लेकिन ईवीएस मान लो, मैथ मान लो, इतनी अच्छी नहीं थी मेरी, इंग्लिश हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आज ईवीएस में ये है कि क्वेश्चन देखने से, मतलब आधा क्वेश्चन पढ़ा, आंसर मुझे पता चल जाता है कि क्या होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी इतनी ज्यादा अभ्यास कर लिया, मैंने उसका इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर ली। टीचर वगैरह कोई भी, ध्यान रखिएगा, कभी भी जो टीचर होता है ना, वो सर्वगुण संपन्न, ये बात मानकर चलिएगा। कहा जाता है, साइकोलॉजी में एक टर्म है कि कोई भी कभी भी एक शिक्षक प्रॉपर तरीके से नहीं बन सकता, वो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता ही चलता है। टीचर जब आपको पढ़ा रहा है ना, तो वो भी एक लर्निंग फेज में ही है। ठीक है, अपने आप को हमेशा, अगर आप किसी भी चीज के अंतर्गत बहुत ही अच्छे पैमाने पर जाना चाहते हो, किस स्टेज पर जाना चाहते हो, तो अपने आप को कभी भी लर्निंग फेज से मत हटाइएगा। ये मत मानिएगा कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ सीख में आ गया। जब आपने ये सीखना बंद कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्तर बढ़ना चाहता था या बढ़ सकता था, वो डाउन हो गया, वो वहीं रुक गया। तो कभी भी एक टीचर को, मैंने बहुत कॉलेजों के जो हमारे साइकोलॉजिस्ट जो प्रोफेसर वगैरह थे, वो साफ कहते थे, यार मैं कोई प्रोफेसर या टीचर वगैरह नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक लर्नर हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक शिक्षार्थी हूँ। कुछ ना कुछ हमेशा किसी ना किसी तरीके से वो, यार इतने बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद भी अपने आप को लर्नर यानी कि शिक्षार्थी मानते थे। तो इसलिए अपने आप को कभी भी लर्निंग फेज से मत हटाइएगा, दूर मत करिएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे चलते, आगे चलें तो ध्यान रखिएगा, सीखना जो होता है ना, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया क्या है, एक लर्निंग जो है एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। अब इंडिविजुअल प्रोसेस, ये व्यक्तिगत प्रक्रिया क्या है, अब मानकर चलिए जब भी आप किसी, फॉर एग्जांपल के रूप में आप मान लो आपके टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट दो तरीके से होते हैं, एक तो 1 बाय 1, जैसे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में या कहीं गए तो इंटरव्यू, जैसे केवीएस का एग्जाम देने के बाद आप इंटरव्यू दोगे, तो आपका 1 बाय 1 होता है। तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल कहलाता है। ये थोड़ी है कि 20 बच्चों को बिठा लिया और एक साथ ही इंटरव्यू करा, नहीं, 1 बाय 1। या फिर जब आप परीक्षा दे रहे हो, जैसे आप रिटर्न टेस्ट दोगे केवीएस का, तो वहां पर 30 बच्चे या 40 बच्चे एक साथ कंपनी में बैठे होंगे आपके, क्या पता ज्यादा ही हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, ज्यादा ही बच्चे बैठे रहेंगे। तो वो क्या है, सामूहिक है, समूह में है टेस्ट आपका। तो इसलिए कहा जाता है जो सीखना होता है ना, वो व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि हर कोई बच्चा जो होता है, वो ये नहीं बोल सकते कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की तरह ही सीखेगा। हर बच्चे का अपना एक गुण होता है, अपना एक सीखने का तरीका होता है, अपना एक सीखने का समझने का व्यवहार होता है, इच्छाएं होती है, तो उसी अनुसार बच्चा सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि हर बच्चे में अलग एक पर्सपेक्टिव होता है, अलग गुण होता है, अलग व्यवहार होता है। इसलिए सभी बच्चे को उसी प्रकार से सिखाना चाहिए जिस प्रकार से वो बच्चा सीख सकता है। इसलिए कहा जाता है जो सीखना होता है वो क्या है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, क्या है, इंडिविजुअल प्रोसेस। ठीक, तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि सीखना क्या है, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत प्रक्रिया है। साथ ही साथ में सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है।
ध्यान रखिएगा इस बात को। जब तक आपके अंदर का सीखने के प्रति इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, जागरूक नहीं हो आप, तब तक आप सीखना कभी भी शुरू या फिर समझ या फिर सीख नहीं सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि सीखना जो है वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, चाहे वह व्यक्ति सीखने अथवा ना सीखे। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो सीखे या ना सीखे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सीखने के लिए इच्छुक है। मानकर चलिए आप लोग यहाँ बैठे हो, अपना समय दे रहे हो, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप अपना यहाँ समय लगा रहे हो बाकी काम छोड़कर। क्यों? क्योंकि आप सीखने के प्रति इच्छुक हो, सीखने के प्रति आपको जरूरत है, इसकी इच्छा है, इसकी रुचि है, तभी आप यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हो, रुके हो। अगर मानकर चलिए फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये चीज जो है आपके किसी काम की नहीं है, देखो ये दो दो रूप में काम आएगी, या तो आपके एग्जाम में काम आएगी या फिर आपकी डेली लाइफ में काम आएगी। दो प्रकार का काम आएगी और किसी प्रकार से काम नहीं आएगी, ठीक है। तो या तो यहाँ पर वो बच्चा रुका होगा जिसको इसकी जरूरत होगी, या फिर जो डेली लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करना चाहता हो वो रुका होगा। तो इसलिए सीखना जो होता है वो हमेशा इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, रुचि के ऊपर निर्भर करता है, जागरूक के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को पहले हम उसके अंदर का उसकी नीड, इच्छा उत्पन्न करें। फॉर एग्जाम्पल के रूप में उसके अंतर्गत जिज्ञासु यानी क्यूरियोसिटी उत्पन्न लगाए, या उसके अंतर्गत उसके प्रति इंटरेस्ट या रुचि उत्पन्न करें। जब तक ये नहीं होगा, जब तक बच्चा सीखेगा नहीं, जब तक बच्चा आपके पास रुकेगा नहीं सीखने समझने के लिए, ठीक। साथ ही साथ में सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कभी भी नहीं रुकती और ना ही आपको कभी रोकना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला, बड़े बड़े प्रोफेसर से जब मैं मिला, पढ़ा, तो उन्होंने भी कहा कि मैं खुद लर्निंग फेज में हूं यार। कभी भी टीचर को लर्निंग फेज अपना बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ जीवन जो होता है वो हमें सिखाती हुई चलती है। तो सीखना जो होता है, वो लर्निंग जो होता है, वो जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे वो नकारात्मक सीख रहे हो, सकारात्मक सीख रहे हो, बात अलग है, लेकिन जीवन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सीखता हुआ या सिखाता हुआ हमें चलता रहता है। इसलिए इसे कहा जाता है लर्निंग जो है कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, यानी कि पूरी की पूरी लाइफ भर चलती रहती है, सीखना कभी बंद नहीं होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में सीखना जो है वो मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या है, मैंने बोला आपका, वो मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेस। आप सही बच्चों को पता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हो, जो भी चीज आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, यहाँ पर जो भी चीज तर्क वितर्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दिमागी रूप से कर रहे हो। ये थोड़ी है कि बस आंखों से देखे जा रहे हो और हो रहा है, नहीं, तर्क वितर्क कर रहे हो, साइकोलॉजिकल रूप में, मेंटली रूप में, मानसिक प्रक्रिया है ये आपकी। तो सीखना हमारा क्या होता है, मानसिक प्रक्रिया कहलाती है। जब तक आप मानसिक रूप से, मेंटली रूप से आप एक्टिव नहीं हो, तब तक आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। इसलिए पूछा जाए सीखना क्या है, तो सीखना क्या है, एक मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या है, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ में सीखने की प्रक्रिया से शरीर के अंगों पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये नहीं बोल सकते कि जब भी मैं आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, तो ये चीज सीखने के बाद ये थोड़ी कि आपकी शरीर की हाथ की लंबाई बढ़ जाएगी या टांग की लंबाई बढ़ जाएगी या दिमाग का स्ट्रक्चर जो हमारा बना हुआ है वो दिमाग हमारा और बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी कोई भी चीज आप सीखते हो तो उससे शरीर के अंगों पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता, मेंटली रूप से, मानसिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। शारीरिक रूप से परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। कहने का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक रूप में आपके शरीर की वृद्धि हो जाएगी या फिर नहीं सीखोगे तो घटाव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है कि आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। देखो दोस्तों, पढ़े लिखे इंसान में और ना पढ़े लिखे अनपढ़ इंसान में यही दो फर्क है। एक तर्क वितर्क करके चीजें करता है और एक वो अपने बल के अनुसार जो भी वो बैल बुद्धि करने की मन कर रहा है वो करने की कोशिश करता है। देखा होगा पढ़ा लिखा इंसान जो है सारी चीजों को करने से पहले तर्क वितर्क करता है, सोचता है, समझता है, जो थिंकिंग पावर जिसकी अच्छी होगी। नहीं तो पढ़े लिखे भी बहुत आजकल गलत फैसले लेने लग जाते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी चीज सीख रहे हो तो उससे आपके शारीरिक अंगों में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, मेंटली और मानसिक रूप से आपके अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो वो एक अलग बात है जो कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सीखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तभी तो आप अपने गुस्सों को या किसी और चीज को या कोई भी आपके अंदर समस्या आती है तो उससे कैसे बाहर निकलना है उस चीज के बारे में बात कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी सीखने की क्या थी, विशेषताएं थी, फीचर्स थे। क्या थे, फीचर्स थे, ठीक। चलिए, अब इन्हीं सीखने के आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार जो है, ये जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है उसको हम 3 मुख्य श्रेणियों में क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 मुख्य श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से 3 कैटेगरी के अंतर्गत हम इनको विभक्त कर सकते हैं। पहला हम कैटेगरी विभक्त कर सकते हैं जो कि व्यवहारवादी सिद्धांत या फिर बिहेवियरिज्म कहा जाता है। अब बिहेवियरिज्म की बात करी जाए
तो सबसे पहले आपका ये पूछा जाता है कई बार कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म या फिर व्यवहारवाद के जनक। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म या फिर आपका पूछ लिया जाए कि आपके व्यवहारवादी के जनक कौन माने जाते हैं, तो डायरेक्टली ध्यान रखिएगा ये माने जाते हैं हमारे जे बी वॉटसन। अब भाई दोस्तों जे बी वॉटसन नाम रख लो, याद रख लो, या फिर जॉन ब्रोडस वॉटसन नाम याद रख लो। पूरा का पूरा नाम वैसे नहीं पूछा जाता, आपका अधिकतर इतना ही नाम पूछा जाता है, जे बी वॉटसन नाम याद रख लो या फिर जॉन क्या हो रहा भाई? वॉटसन नाम याद रख लो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जेबी वॉटसन नाम याद रख लो या जॉन ब्रोडस वॉटसन नाम याद रख लो। ये दोनों के दोनों नाम क्या है, इन्हीं के ही है। फुल नेम आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये मत याद रखिएगा कि फुल नाम आपसे पूछा जाएगा, नहीं। जॉन ब्रोडन वॉटसन याद रख लीजिएगा या फिर आपका जेबी वॉटसन नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो ये था दोस्तों आपका पूरा, अरे यार फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है। तो कौन है हमारे, जेबी वॉटसन। क्या है, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन या फिर जॉन ब्रोडस वॉटसन, कुछ भी नाम याद रख सकते हो। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। कभी भी अब तक आपका इसका फुल फेम यानी कि फुल नेम नहीं पूछा गया, लेकिन अगली बार फुल नेम पूछा जाएगा तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्या नाम है इनका फुल नेम, अभी अभी मैंने आपको बताया, जॉन ब्रोडस वॉटसन, ये इनका फुल नेम है। तो अगली बार एग्जाम में पूछा जाएगा कुछ भी तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा साइकोलॉजिस्ट थे यानी कि जो ये व्यवहारवादी थे यानी कि बिहेवियरिज्म वाले थे, ये क्या कहते थे, क्या कहते थे ये, तो ये कहते थे कि जो भी चीज हम सीख रहे हैं, किसी भी प्रकार से सीख रहे हैं, तो वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी के अंतर्गत, साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा होगा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। आपने पढ़ा होगा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या साइकोलॉजी पढ़ते हो तो शुरू शुरू में जब ये आया था तब ये कहा जाता था किसको, साइकोलॉजी को। पहले तो ये पहला आप सभी बच्चों को पता है फिलोसफी का भाग हुआ करता था, अलग से भाग नहीं हुआ करता था। लेकिन बाद में जब इसको अलग किया गया तो शुरू में कहा जाता था कि ये किस चीज का स्टडी है, तो सोल यानी कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय। किसका, आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, समय के साथ साथ इसको मन का, फिर चेतना का, या फिर उसके बाद में धीरे धीरे बदला, तो लास्ट में ये आया यानी कि आधुनिक प्रकार का जो आया उसमें ये कहा गया कि साइकोलॉजी जो है या मनोविज्ञान जो है वो किसका व्यवहार करने का है, तो व्यवहार को अध्ययन करने वाला एक विषय है। और उसी को जो हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, कौन, जेबी वॉटसन या जॉन ब्रोडन वॉटसन, इनके द्वारा ये कहा गया था या इन्होंने इसके ऊपर क्या करा था, बल दिया था। और इन्होंने ही कहा था कि जो हमारा बाल मनोविज्ञान है या फिर साइकोलॉजी है, ये जो है किस चीज का विषय है, तो ये हमारे व्यवहार का, क्योंकि आपके व्यवहार में जो भी आप सीखते हो तो व्यवहार में किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है। और व्यवहार में परिवर्तन जब देखेगा तो वो दिखाई भी देता है और उसका अध्ययन करना भी आसान है। आत्मा दिखाई भी नहीं देती और उसमें परिवर्तन क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा वो भी दिखाई नहीं देती। तो जो चीज दिखाई नहीं देती तो उसका अध्ययन कैसे कर सकते हो।
तो इसलिए अलग अलग प्रकार के जब कहा गया मन का अध्ययन करना या फिर चेतना का अध्ययन करना या फिर आत्मा का अध्ययन करना, इन सभी को क्रिटिसाइज किया गया अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, लेकिन बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद को क्रिटिसाइज करने का कोई तुक नहीं बना। तो इसलिए फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद के जो जनक माने गए वो जेबी वॉटसन माने गए, और इन्हीं के द्वारा इसका अंतर्गत बलिदान मतलब आगे जाकर इसको बढ़ाया गया, ठीक है, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अब व्यवहारवाद की बात करी जाए या व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करी जाए तो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे हमारे थॉर्नडाइक सर हो गए, जैसे कि हमारे स्किनर हो गए। तो आपने अलग अलग प्रकार की इनकी थ्योरी पढ़ी होगी ना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, भूल एवं प्रयास का सिद्धांत पढ़ा है सभी बच्चों ने? नहीं पढ़ा होगा तो संजय सर ने आपको पढ़ाया होगा, पढ़ लीजिएगा। ये सारी की सारी बिहेवियरिज्म जो थ्योरी होती है वो आपको पढ़नी जरूरी है, अगर एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। सीटेट में भी पढ़ा होगा आपको, और बाकी मैंने अपने चैनल पे भी तो पढ़ाई है, आप सभी बच्चों को पता है, और साथ ही साथ में संजय सर ने भी आपको पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, संजय सर ने जब पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ा है उन्होंने तो संजय सर धीरे धीरे आपको पढ़ा देंगे, उस चीज की टेंशन मत लीजिएगा आप सभी के सभी बच्चे। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो जनक कौन कहलाए? तो जनक कहलाए आपके जेबी वॉटसन। और व्यवहारवादी जो सिद्धांत होते हैं जैसे कि प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है क्या? जैसे जैसे व्यक्ति प्रयास करता रहता है उसके गलती करने की जो क्षमताएं होती है, गलती करने का जो बोल सकते हो उसके अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिलता है, वो धीरे धीरे प्रयास कम हो रहा होता है गलती का, और धीरे धीरे उस चीज से वो सीख जाता है, जैसे कि बिल्ली वगैरह के ऊपर प्रयोग करके देखा था। उसी प्रकार से हमारे जो स्किनर सर, स्किनर ने भी अलग अलग प्रकार की थ्योरी वगैरह दी है। तो स्किनर की थ्योरी में भी आपने यही देखा होगा कि किस प्रकार से धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन देखने को मिलता है और आदमी उस काम को सीख जाता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? व्यवहारवादी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यवहारवादी कहलाते हैं। ओके, तो व्यवहारवादी सिद्धांत इसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है। तो पहला जो है हमारे सीखने का अधिगम को, वो व्यवहारवादी, जो आधुनिक रूप में देखा जाए तो तीन ही रूप में बांटा गया। पहला व्यवहारवादी रूप में बांटा गया है, साथ ही साथ में दूसरे की बात करी जाए तो संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे आप कॉग्निटिविज्म या फिर कॉग्निटिव बोल सकते हो। अब इसके अंतर्गत आपने अलग अलग सिद्धांत देखे होंगे। फॉर एग्जांपल के रूप में जो सबसे ज्यादा मशहूर है हमारे जिन प्याजे की थ्योरी, अलग अलग इन्होंने स्टेजेस में बांटा है, कैसे स्कीमा, अडेप्टेशन, इक्विजिशन, इक्विलिब्रेशन अलग अलग रूप में देखने को मिला। साथ ही साथ में इन्होंने अलग अलग रूप में स्टेजेस बताई गई। तो जिन प्याजे जो है वो क्या कहलाते हैं? तो संज्ञानात्मकवादी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञानात्मकवादी कहलाते हैं। या वहीं पर ही टॉलमैन की बात करी जाए तो टॉलमैन ने भी आपका बुद्धि के ऊपर पूरा का पूरा प्रयोग करके संज्ञानात्मक का एक पूरा का पूरा एक बोला गया था एडेप्टेशन के रूप में, यानी कि एक मर्ज के रूप में सीखने का प्रयास करते हैं। तो जो टॉलमैन थे वो भी आपके क्या कहलाते हैं? संज्ञानात्मकवादी कहलाते हैं। तो अगर आपको इन चीजों को और क्या करना है, अगर एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनकी थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ थ्योरी नहीं करवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी में आपको संजय सर ने पढ़ाया है, मैंने भी कई बार चैनल पर पढ़ाया, आप देख सकते हो। ठीक, तो इन चीजों को जरूर ध्यान रख लीजिएगा। संज्ञानात्मकवादी जो होते हैं वो अधिकतर किस पर बल देते हैं? व्यवहारवादी तो व्यवहार पर बल देते हैं, और ये मानसिक रूप से, मेंटली रूप से उस पर बल देते हैं। ठीक है, जो भी सीखता है बच्चा तर्क वितर्क करके, या जो भी बच्चा समझ रहा है, व्यक्ति समझ रहा है, वो तर्क वितर्क करके अपने मानसिक रूप से समझने का प्रयास करता है। तो प्याजे सर हो गए या फिर टॉलमैन हो गए, ये इन्हीं के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ये कौन से आपके साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मकवादी कहलाते हैं ये। ठीक, वहीं पर ही बात करी जाए तीसरा, तो ये हमारे जो लर्निंग है, अधिगम है, इन सिद्धांतों के अनुसार हम इनको तीन फेजों में बांट सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में भी बांटा गया है। ठीक है, तो पहला हो गया व्यवहारवादी, दूसरा संज्ञानात्मक, तीसरा सामाजिक संरचनावाद, जिसे आप क्या बोलते हो? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोल सकते हो। तो अलग अलग प्रकार की साइकोलॉजिकल की थ्योरी देखने को मिलती है इसमें, जैसे कि ली वाइगोस्की की थ्योरी। आप सभी बच्चों ने ली वाइगोस्की को पढ़ा होगा। ली वाइगोस्की सर ने अलग अलग प्रकार की भाषाओं के ऊपर भी बात करी है, और जो कि विचार और भाषा की बात करते हैं, और साथ ही साथ में इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी उसमें भी इन्होंने साफ साफ कहा था कि व्यक्ति जो भी सीखता है वो कैसे सीखता है? सोशली रूप से, अपने से बेहतर की संगति में रहकर अच्छी तरीके से और ज्यादा प्रभाव तरीके से सीखने का प्रयास करता है, जो कि अलग अलग प्रकार से, चाहे वो ZPD हो गया हो, चाहे आत्मसात हो गया हो, या अपनी इच्छा अनुसार सीखने की बात करी जा रही हो, वो सारी की सारी इनकी थ्योरेटिकल के अंतर्गत बात करी गई है। या फिर हमारे जो बेंड्यूरा सर थे, इन्होंने तो मॉडलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है, कैसे व्यक्ति जो होता है दूसरों के प्रभाव में आके, दूसरों से देखकर मॉडलिंग के रूप में, फॉर एग्जांपल के रूप में आप फिल्मों के अंतर्गत हीरो वगैरह को देखकर उससे कैसे प्रभावित होते हैं और उनकी तरह ही व्यवहार करने का प्रयास कर रहे होते हो। तो व्यवहारवादी जो सामाजिक रूप से सिद्धांत देखने को मिलता है आपका मॉडलिंग वाला फेज, वो इनके द्वारा ही दिया गया था।
तो ये सारे के सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे यानी लीवाई गॉस्की या बेंडूरा वगैरह, ये क्या कहलाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि सोशल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ये किस पर बहुत जोर देते थे, तो समाज के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके सीखने के ऊपर जोर दिया करते थे। ठीक है, तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि सामाजिक रूप से सीखने के ऊपर जोर कौन देते थे, तो लीवाई गॉस्की या बेंडूरा जो थे वो आपके सामाजिक रूप से सीखने के ऊपर जोर दिया करते थे। ठीक, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पहला टॉपिक। कौन सा, तो ये था आज का अपना पहला टॉपिक, जिसमें आपके जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स थे किसके, लर्निंग के, वो क्या है और उसको किन किन श्रेणियों के अंतर्गत बांटा गया और उनके अंतर्गत कौन कौन साइकोलॉजिस्ट देखने को आपको मिलते हैं। चलिए, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, मुझे जल्दी से बताइए, देन फिर अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? बिल्कुल भाई, जल्दी से बताइए। मैंने पहले ही आपको बोला था मैं कमेंट वगैरह पे कम ध्यान दूंगा, क्योंकि टॉपिक हमारे बड़े बड़े हैं, टॉपिक को कवर करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, समझ गए सभी बच्चे यहां तक? ऑल क्लियर? चलिए चलिए, बिल्कुल झकास, थम्स अप वगैरह चल रहे हैं, ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, किसी बात की कोई दुविधा नहीं है। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पहला टॉपिक, जो कि आपका अंडरस्टैंडिंग जो टीचिंग लर्निंग था उसका। अब आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक क्या है, तो शिक्षक की भूमिका क्या है, रोल ऑफ टीचर। आप सभी बच्चों को पता है कि जब आप विद्यालय में जाते हो, तो विद्यालय में जो भी चीज आपको सिखाई समझाई जा रही होती है, या फिर अनेक प्रकार के जो कार्य करवाए जा रहे होते हैं, तो उसमें टीचर्स के बहुत ज्यादा रोल देखने को मिलते हैं। टीचर्स के अलग अलग प्रकार के क्या देखने को मिलते हैं, आपको रोल देखने को मिलते हैं। तो टीचर्स के क्या क्या रोल देखने को मिलते हैं शिक्षा के अंतर्गत, क्या क्या शिक्षक की भूमिका होती है, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो पहली बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, शिक्षक का रोल शिक्षार्थी के प्रति भी है, स्कूल के प्रति भी है, और साथ ही साथ में समाज के प्रति भी है। ठीक है, स्कूल के प्रति क्या है, तो स्कूल के प्रति आप सही बच्चों को पता है, स्कूल का वातावरण, स्कूल का एटमॉस्फेयर, स्कूल के अंतर्गत कोई भी चीज, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो तो उसको भी ध्यान रखकर उसको भी दूर करना चाहिए। या स्कूल चलाने के लिए जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज होता है, उनकी भी मदद करनी चाहिए, उनकी भी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में समाज को एक अच्छा रूप देने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए शिक्षक तो सबसे ज्यादा आदर्शवादी माने ही जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों गुण तो है ही। तो लेकिन दोस्तों जो रोल ऑफ टीचर हम बात यहाँ पर करने वाले हैं, वो शिक्षार्थियों के प्रति बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल सिस्टम को लेकर करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं टीचर्स के रोल के बारे में, वो उसी को लेकर बनते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट समझाते हुए चलूंगा, ताकि एग्जाम में कुछ भी पॉइंट पूछा जाए तो वो आपकी गलत ना हो, वो आपके क्लियर होते हुए चले। तो पहला बिंदु सभी के सभी बच्चे लिखिए कि कक्षा और उसके बाहर प्राप्त की जाने वाले या फिर किए जाने वाले अनुभव का चयन तथा गतिविधियों के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करना। देखो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि कोई भी चीज आप सिखा रहे हो, समझा रहे हो, लर्निंग फेज में है वो, चाहे वो कक्षा के अंदर की बात हो, चाहे वो कक्षा के बाहर की बात हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलिए, आप बच्चों को एक चैप्टर पढ़ा रहे, एक समझा रहे, मान लो प्लांट समझा रहे हो या फिर एनिमल समझा रहे हो। ठीक है, चाहे वो आप प्लांट समझा रहे हो, चाहे वो आप एनिमल समझा रहे हो, कुछ भी मान लो, तो इसका प्रबंधन आपका होना चाहिए कि इस प्रति कक्षा का वातावरण बनाया जा सके, कक्षा का माहौल बनाया जा सके, इस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, ताकि बच्चा उसके अंतर्गत आराम से सीख सके, समझ सके। ये टीचर की जिम्मेदारी है। और वहीं पर ही बाहर की बात करी जाए, तो बाहर के रूप में मान लो बच्चे ने किताब ज्ञान ले लिया, अब उसको रियल लाइफ से इंप्लीमेंट करना है। आपको किससे करना है, रियल लाइफ से इंप्लीमेंट करना है। तो क्या ले गए आप, पास वाले किसी जू में ले गए या फिर पास वाले किसी पार्क में ले गए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है इसका पूरा का पूरी परिस्थिति का निर्माण करना और इस पूरे के पूरे कंडीशन या पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कक्षा के अंदर की बात हो या कक्षा के बाहर की बात हो, ये सारे के सारे जो भी आप अनुभव बच्चों को देने वाले हो, जो भी आप एक्सपीरियंस देने वाले हो, जो भी आप एक्टिविटी करवाने वाले हो, उसका चयन करना और उसके साथ साथ उन गतिविधियों को पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करना। क्या करना, पूरा का पूरा उन गतिविधियों को इंप्लीमेंट करना और अलग अलग प्रकार की सिचुएशनों को क्रिएट करना, परिस्थितियों का निर्माण करना, जिसके अंतर्गत बच्चा उन चीजों को सीख सके। इसलिए टीचर को एक क्या कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। पथ प्रदर्शक मतलब, कहने का मतलब ये मानकर चलिए कि आप, एक बच्चा जो है उसको नहीं पता किस तरफ जाना, बस वो सीखता हुआ चल, तो वो कभी गलत राह पर भी जाएगा, कहीं सही राह पर भी जाएगा। तो ये एक टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चे को एक सही राह पर ले जाया जा सके।
क्यों? क्योंकि टीचर जो होता है वो ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, ज्यादा अनुभवी होता है, जिंदगी का उसका ज्यादा तजुर्बा होता है। बच्चा अभी सारी की सारी चीजें लर्निंग फेज के अंतर्गत है, सीख ही रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को दूसरे की गलतियों से सीख कर सीखना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य है, मनुष्य की कहावत तो सही है कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन मनुष्य की एक आदत ये भी खराब है कि जब तक वो गलती स्वयं ना कर ले तब तक वो सीखता नहीं है। ये बोल सकते हैं हमारे अंदर नेचुरल है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी आप कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो, तो उसका चयन भी आप करो, गतिविधियां भी करवाओ और साथ ही साथ में परिस्थिति का निर्माण भी करो, सही पथ पर ले जाओ। इसी हम इसके लिए बोल सकते हैं फैसिलिटेटर भी कहा जाता है टीचर को, सुविधा प्रदान करता भी कहा जाता है टीचर को, पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है टीचर को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, बालकों की समस्या, ध्यान रखिएगा, बालकों की समस्याओं का समाधान प्रक्रिया में सम्मिलित करने की क्षमता उत्पन्न करना। देखो दोस्तों कितना अच्छा इंपॉर्टेंट बिंदु बोला गया है कि बालक की जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत उस बच्चे को क्या करना है, सम्मिलित करना है, एक्टिव रूप से बच्चा जो है उसके अंतर्गत पार्टिसिपेट करे। ये एक टीचर की ही जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार की भी बच्चों का समस्या है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलिए बच्चा एक मैथ्स पढ़ रहा है, अब मैथ्स पढ़ते पढ़ते बच्चे को कोई समस्या आ गई, हो नहीं रहा है उससे, तो अब वो हो नहीं रहा है तो वहां पर दो कंडीशन होगी, या तो टीचर से मदद ले लेगा या वहीं पर ही सीखना बंद कर देगा। तो ये एक टीचर की जिम्मेदारी है, जब भी बच्चा किसी समस्या के अंतर्गत फंसा तो उस समस्या समाधान के लिए उस बच्चे को वहां पर इंक्लूड करवाए। ये नहीं कि बस छोड़कर निकल ले वहां से, हल्का सा उसे हिंट दे सकते हो, नहीं समझ रहे तो उसको समझा सकते हो। तो एक्टिव रूप से बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है, कोई भी एक्टिविटी है या किसी भी प्रकार की चीजें करवा रहे हो, उसमें ये ध्यान रखो कि हर किसी बच्चे का रोल क्या हो, इंपॉर्टेंट है, हर कोई बच्चा उसके अंतर्गत सम्मिलित हो, चाहे उसकी क्षमता कम हो ज्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सम्मिलित हर किसी बच्चे को होना चाहिए। हर किसी बच्चे के अंतर्गत हमें समस्या समाधान प्रक्रिया को क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंतर्गत उसे इंक्लूड करना है, चीजों को समझाते हुए सिखाते हुए लेकर चलना है, ठीक है। साथ ही साथ में सीखने में संबंधित अनुभवों की विशेषताओं के आधार पर उन्हें अनुक्रम में व्यवस्थित करना। अब देखो दोस्तों आप सभी बच्चों को पता है कि जब भी आप किसी समस्याओं को सॉल्व कर रहे होते हो तो समस्याओं को सॉल्व करते समय अलग अलग प्रकार के स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में पहली बात, समस्या क्या है ये चीज का पता लगाना, और समस्या क्या है उसमें भी सही समस्या का पता लगाना, फिर समस्या क्यों हो रही है उस चीज का पता लगाना, और समस्या जो हो रही है उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है उस चीज का पता लगाना, और फिर आखिरी में उस समस्या को दूर करना। तो जो भी आपके अलग अलग प्रकार की समस्याओं को समझाने के लिए या फिर सुधारने के लिए अलग अलग क्रम है, उन क्रमों को व्यवस्थित करवाना, उस क्रम में बच्चों को सिखाना और उस क्रम को बच्चों को समझाना, ये भी एक टीचर की जिम्मेदारी। क्या है? ये भी एक टीचर की जिम्मेदारी। अब मानकर चलो ये बच्चा प्लस सीख रहा था, तो पहली बात समस्या क्या है इसकी, गणित में। दूसरी बात समस्या क्या थी, जमा की समस्या थी। तीसरी बात समस्या क्यों आई, तो क्यों ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इसको जोड़ना नहीं आता इसलिए आई। चौथी समस्या ये है कि इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हो, तो अलग अलग प्रकार के मेथड्स है उनका इस्तेमाल करके कर सकते हो, जिस मेथड से बच्चा सीख सकता हो उस मेथड से बच्चों को सिखाना चाहिए। और आखिरी समस्या ये कि उसको उसका सोल्यूशन दे देना चाहिए, उसको हिंट दे देना चाहिए। तो जो भी स्टेप्स है उनको क्रम में लगाना, और वो सारे के सारे क्रम की विशेषताएं जो है उस बच्चे को क्या करना, समझाना सिखाना, वो क्या है, एक टीचर की जिम्मेदारी है। क्या है? एक टीचर की जिम्मेदारी है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ में कक्षा के बाहर प्राप्त किए जाने वाले अनुभवों को पहचानना और उनके लिए योजना निर्माण करना। तो अलग अलग प्रकार की चीजें, देखो दोस्तों सीधी सी बात है, सीखना जो होता है स्कूल तक ही सीमित नहीं होता। ये नहीं कि स्कूल में तो सीखोगे बाहर आओगे तो सीखना बंद कर दोगे, नहीं, सीखना कभी भी किसी भी कहीं पर भी हो सकता है। तो जहां पर भी बच्चा सीख रहा हो, जैसे कक्षा के बाहर कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए जा रहा है, जैसे जू में, पार्क में, या कोई व्यवस्थित चीजें करी है आपने, वहां जा रहा है, तो उसके अनुभव की पहचान करना है और साथ ही साथ में उसके लिए एक योजना का निर्माण भी करना है। तो सीखना जो होता है एक टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चा जो है वो कक्षा के अंतर्गत भी सीखे और कक्षा के बाहर भी ऐसी चीजों को क्रिएटिविटी करे या फिर ऐसे परिस्थितियों का आप निर्माण करें ताकि बच्चा बाहर भी सीख सके। क्या कर सके? ताकि बच्चा जो है वो बाहर भी सीख सके। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए सभी बच्चों को। ओके, समझ गए सही बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। तो बालकों की समस्याओं का तात्पर्य से समाधान,
अब देखो दोस्तों, मानकर चलिए एक बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे वो उसके पढ़ने से रिलेटेड हो या फिर किसी और प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो जो भी बच्चे की समस्याएं हैं उसको तुरंत इमीडिएटली क्या करना चाहिए, आपको सोल्यूशन करवाना चाहिए, उसके तुरंत समाधान बताना चाहिए या फिर देना चाहिए, या फिर जो भी आप कर सकते हो उस बच्चों के लिए वो करना चाहिए। ये नहीं कि समस्या बच्चे की आज है और उसका समाधान जो है वो आप कल बताओगे, या फिर आप ये बोलोगे कि बच्चा कल आना, मैं कल यहाँ पर इस चीज के बारे में बात करूंगा। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे की समस्या है उस समस्या को तुरंतली क्या करना चाहिए, आपको हैंडल करना चाहिए और तुरंत यानी कि तत्पर उसके समाधान के बारे में बच्चे से चर्चा करनी चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कहा जाता है एक टीचर जो है वो सहारा देने की भूमिका में भी रहता है। कहा, किसके, सपोर्ट करने में। किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही होती है तो सहारा देने की भूमिका, क्या बोलते हैं आप, सहारा देने की भूमिका में भी होता है। ठीक है, तो सहारा देने की भूमिका में भी होता है। तो किसी भी प्रकार की समस्याएं बच्चों के अंतर्गत आ रही हो तो उस प्रकार की चीजों को तुरंत टीचर को सॉल्व करवाना चाहिए, तत्पर सॉल्व करना चाहिए, सपोर्टिंग रोल में भी रहना चाहिए टीचर को। ठीक है, साथ ही साथ में ध्यान रखेगा व्यक्तिगत और सामूहिक, ध्यान रखेगा व्यक्तिगत या फिर सामूहिक अंतर को दृष्टिगत रखते हुए अधिगम को सुगम बनाना। अब देखो दोस्तों, कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें जो टीचर होता है उसको बच्चों को एक एक करके सिखाना होता है, एक एक करके सिखाना होता है। और कई स्थिति ऐसी आती है जहां आप इकट्ठे सिखा सकते हो बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलिए एक टीचर जो है बच्चों को कहां ले जा रहा है, जू या फिर पार्क में ले जा रहा है। कहां ले जा रहा है, जू या फिर पार्क में ले जा रहा है। तो जू या पार्क में जब ले जा रहा है तो वहां पर जो भी बच्चों को सिखाएगा एक ग्रुप बनाकर सिखाएगा। कैसे, ग्रुप बनाकर सिखाएगा। तो सामूहिक रूप से सिखाया जाता है और कई बार बच्चों को सीखने में अलग बच्चों से समस्याएं समाधान उसके अंदर देखने को मिलती है, तो हमें उस बच्चे को इंडिविजुअल भी सिखाना चाहिए। तो टीचर की जिम्मेदारी है, टीचर तो पहला एक फैसिलिटेटर है और एक टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चे को चाहे वो इंडिविजुअली रूप से सीख रहा हो तो उसे इंडिविजुअली रूप से सिखाना चाहिए उसकी जरूरत के हिसाब से, अगर वो ग्रुप में सीख रहा हो तो ग्रुप में सिखाना चाहिए। मानकर चलिए आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों को समस्या आ रही है किसके अंतर्गत, एक मान लो प्लांट्स के अंतर्गत या जमा के अंतर्गत आ रही है। तो उन सभी के सभी बच्चों को जिनको जमा के अंतर्गत समस्या आ रही है उनका एक ग्रुप बनाइए, एक समूह बनाइए और उनको सिखा दीजिए। तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका कि जो भी आप सीख रहे हो, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में सीख रहे हो चाहे वो आप क्या कर रहे हो, सामूहिक रूप में सीख रहे हो, वो दोनों के दोनों को सीखने के लिए वो टीचर क्या करता है, वो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों या अलग अलग प्रकार की चीजों के रूप में समझाने का प्रयास कर रहा होता है। ठीक, साथ ही साथ में शिक्षण सामग्रियों को व्यवस्थित करना एवं उनका निर्माण करना। तो देखो दोस्तों, जब भी आप बच्चों को समझा रहे हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि एक बच्चे की जो भी किताबी ज्ञान थे उसको बाहर की जिंदगी से साथ जोड़ना, तो भ्रमण के लिए ले गए या फिर आप पार्क में ले गए या फिर आप जू में ले गए, तो वो क्या है, शिक्षण सामग्री तो एक तरीके से। ठीक है, तो उसको आप व्यवस्थित करिए, मतलब अगर बच्चे को नीड है, बच्चे की जरूरत है, तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको तैयार करना है, उसको आपको लेकर आना है और साथ ही साथ में उसका निर्माण भी करना है। क्या करना है, साथ ही साथ में उसका निर्माण भी करना है। इसलिए टीचर को एक प्रबंधक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीचर को एक प्रबंधक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रबंधक, यानी कि मैनेजर भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा आपका, तो चाहे वो शिक्षण सामग्री से हो या फिर शिक्षण सामग्री नहीं हो तो उसको निर्माण भी कर सकते हो। जैसे कि आसपास की जो भी वेस्ट चीजें पड़ी हुई है उन वेस्ट चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो और उन चीजों का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे टीचर जो होता है वो प्रबंधक यानी कि मैनेजर की फेज में भी देखने को आपको मिलता है। जो भी प्रकार की जैसे भी नीड हो उस तरीके से हमें बच्चों को देना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ में अधिगम को विविध एवं क्या है, जो भी आपका बाल प्रयोगी है उपयुक्त विधियों और प्रविधियों द्वारा अभिप्रेरित करना। तो क्या बोला मैंने आपका कि जो भी आप लर्निंग समझा रहे हो, सिखा रहे हो बच्चे को, जो भी आप बच्चे को देने की कोशिश कर रहे हो, एक तो वो बाल उपयोगी होना चाहिए, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे की योग्यता के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, बच्चों की क्षमता के अनुसार, जो भी हो उस तरीके से होना चाहिए। और साथ ही साथ में जिस प्रकार की विधि इस्तेमाल कर रहे हो वो ऐसी विधि होनी चाहिए जो बच्चा आराम से सीख सके, आराम से चीजों को समझ सके और आराम से चीजों को कर सके। ठीक है, इसलिए कहा जाता है जो एक टीचर होता है ना वो एक प्रेरित करने वाला मोटिवेटर भी होता है। क्या होता है, प्रेरित करने वाला या फिर
आप उसे अभिप्रेरित करने वाला भी बोल सकते हो। क्या होना चाहिए? एक टीचर जो होता है वो अभिप्रेरित करने वाला या फिर प्रेरित करने वाला, कुछ भी देखने को मिल सकता है, घबराइएगा मत। प्रेरित करने वाला हो या अभिप्रेरित करने वाला हो या फिर मोटिवेटर हो, तो टीचर जो होता है एक मोटिवेटर के रूप में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी प्रकार की अधिगम की विविध बोलचाल, जो भी आप बच्चों को समझा रहे हो सिखा रहे हो, वो बाल उपयोगी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल उपयोगी होनी चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलें तो विद्यार्थियों में स्व अध्ययन के लिए रुचि जागृत करने की क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पर क्या करा गया कि बच्चे को दो चीजों के लिए तैयार करना है। एक तो हर बार उसे टोकना ना पड़े आपको कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, या हर बार आप उसे ये नहीं बोलो कि सही से रहो डिसिप्लिन में रहो, आप किसी भी प्रकार के हुड़दंग ना मचाओ। तो ये दो चीजें आपको बच्चे के अंतर्गत उत्पन्न करनी है। एक, बच्चा जो है वो स्वयं पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए रेडी रहे, स्व अध्ययन करने के लिए रेडी रहे, और आत्म नियंत्रण या फिर सेल्फ डिसिप्लिन आप जिसे बोलते हो, उसके लिए बच्चा तैयार रहे। हमेशा आपको बोलने की आवश्यकता ना पड़े, हमेशा आपको उसको बार बार बोल सकते हो, ये ना कहना पड़े कि यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। इस प्रकार का हमें बच्चे को बनाना है। तो इसलिए कहा जाता है एक टीचर जो होता है वो क्या होता है? तो अधिगम अवसर प्रदान करने वाला भी होता है। क्या होता है? अधिगम के अवसर प्रदान करने वाला भी होता है, जिसे आप बोल सकते हो कि टीचर जो होता है वो लर्निंग क्या करता है? लर्निंग के लिए, यानी कि जो भी बच्चों को सिखा रहा हो उसके लिए सिचुएशन को क्रिएट करने वाला भी होता है। क्या होता है? सिचुएशन को क्रिएट करने वाला भी होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो कि सिचुएशन को क्रिएट करने वाला या फिर अधिगम की परिस्थितियों का निर्माण करने वाला, ये भी बोल सकते हो आप। तो टीचर क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी को स्व अध्ययन के लिए रुचि जागृत करने की क्षमता उसके अंतर्गत विकसित कर सके। साथ ही साथ में विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला। अब यहाँ पर मानकर चलिए किसी, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि टीचर जो है अधिगम की सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है, परिस्थितियों को निर्माण कर रहा है, उसके लिए अलग अलग प्रकार की चीजें व्यवस्थित कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ में उसके लिए वातावरण भी तो होना चाहिए, उसके लिए उसका सुविधाएं भी तो उपलब्ध करवानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलिए एक साइंस का आप पढ़ रहे हो कोई टॉपिक, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है। अब आपके स्कूल में लैब नहीं है, क्या करोगे? लैब है तो सामग्री नहीं है, तो क्या करोगे? तो ये टीचर की जिम्मेदारी है। क्या है? एक टीचर की जिम्मेदारी है कि जो भी विद्यार्थी सीखने के लिए, समझने के लिए किसी भी प्रकार का वातावरण चाहिए, तो उस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना, अधिगम की परिस्थितियों का निर्माण करना, वो टीचर की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ में जो भी अधिगम की परिस्थितियों का निर्माण करने के बाद आपको कोई भी सुविधाएं चाहिए, किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज चाहिए, तो उस फैसिलिटीज को उत्पन्न करवाना भी टीचर की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, साथ ही साथ में दोस्तों इसके साथ में आपको कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको पॉइंट बताया। पहला तो प्रेरित करने वाला होना चाहिए। क्या करने वाला होना चाहिए? प्रेरित करने वाला होना चाहिए। जो भी आप बच्चे को समझा रहे हो, सिखा रहे हो, करवाना चाह रहे हो, तो बच्चा क्या कर सके? वो प्रेरित हो सके, तो उसको प्रेरित करने वाली परिस्थिति का आप निर्माण कर सको। साथ ही साथ में हमने बात करी कि क्या होना चाहिए? प्रबंधक, टीचर जो है क्या होना चाहिए? प्रबंधक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैनेजर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार की, जैसे कि अभी अभी हमने बात करी, कोई भी चीज सीखने के लिए एक तो अनुकूल वातावरण चाहिए, साथ ही साथ में सुविधाएं भी चाहिए। तो सुविधाएं कहां से मिलेंगी? टीचर मैनेजर के फॉर्म में रहेगा, प्रबंधक के रूप में रहेगा, तभी तो आप वहां पर सारी की सारी चीजें उसको प्रोवाइड करवा पाएंगे। साथ ही साथ में क्या होना चाहिए? सहारा देने वाला। इसकी भूमिका क्या है टीचर की? सहारा देने वाला। हमेशा अगर किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई चीज चाहिए होती है या किसी भी प्रकार की चीजों का निर्माण करना होता है, तो क्या होना चाहिए? सहारा देने वाला होना चाहिए। या फिर आप इसे पथ प्रदर्शक भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? गाइड भी बोल सकते हो या पथ प्रदर्शक भी कह सकते हो। या कभी भी किसी भी बच्चे को कोई नीड चाहिए, तो सहारा देने वाले के टीचर के अंतर्गत क्या होनी चाहिए? आपका बोल सकते हो आप परिस्थितियों का निर्माण करना या फिर बच्चों को मोटिवेट करना, प्रेरित करना, तो हम बोल सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए होती है, टीचर जो है हमेशा उसके लिए क्या रहे? वहां पर
एक तरीके से बोल सकते हो उत्पन्न रहे, ये ना कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इसी प्रकार से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में एक टीचर का क्या होना चाहिए, अवसर प्रदान करने वाला। एक टीचर कैसा होना चाहिए, अवसर प्रदान करने वाला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर मानकर चलिए कोई बच्चे को कुछ सीख रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसको अलग अलग प्रकार के अवसर देने चाहिए। तो अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए, या फिर अधिगम करता होना चाहिए, या फिर सुविधा प्रदान करता होना चाहिए। तो कुछ भी बोल सकते हो आप अलग अलग रूप में इसको। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, तो नहीं पता तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए। तो एक टीचर जो है मेन मोटे मोटे रूप में आप इसको ये बोल सकते हो, पथ प्रदर्शक, या फिर प्रेरित करने वाला, या फिर प्रबंधक, या फिर सहारा देने वाला, या फिर अवसर प्रदान करने वाला, या फिर अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करने वाला, या सुविधाओं को प्रबंधन करने वाला, या फिर पथ प्रदर्शक, जिसे आप इंग्लिश में गाइड बोल सकते हो, फैसिलिटेटर बोल सकते हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए एक टीचर को। ठीक है, तो हमारे टीचर जो होते हैं इस प्रकार से रोल निभाने वाला होता है। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो एक शॉर्ट रूप में मैंने आपको बताने का कोशिश करी है, बाकी डिटेल में तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है, क्योंकि कई बार एक लाइन में क्वेश्चन कि एक टीचर का मेन रोल क्या होता है, तो पथ प्रदर्शक होता है, फैसिलिटेटर होता है, गाइड होता है, प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है। इन रूप में आपको देखने को मिला तो टिक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक, चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, मुझे पहले फटाफट ये बताइए, फिर देन आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, समझ में आ गया सभी बच्चों को यहां तक? जल्दी से दोस्तों बताइए, यहां तक समझ में आ गया? फिर देन आगे चलते हैं। अभी हमने बात करी कि टीचर का एक क्या रोल होना चाहिए, टीचर की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, समझ में आ गया? यस सर, 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 यस सर। आगे बढ़े फिर, या आज के लिए बस इतना ही? यस सर, मजा आ गया। तो फिर यही रहने दें या आगे बढ़े, अगला टॉपिक करना है, या आज के लिए इतना ही रहने दें? इतना ही रहने दें आज के लिए? करा दीजिए, एग्जाम नजदीक है, करा दीजिए सर, आगे करते हैं। चलिए कोई नहीं, आगे कर लेते हैं। ये थी दोस्तों टीचरों की भूमिका, यानी कि जो हमारे शिक्षक होते हैं उसकी क्या क्या भूमिका देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं जो शिक्षार्थी होते हैं। अब देखो दोस्तों, अब ये तो है नहीं कि स्कूल के अंतर्गत केवल टीचर की भूमिका होती है, केवल पढ़ाने वाले की भूमिका होती है, नहीं भाई, पढ़ने वाले की भी भूमिका होती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपको सही तरीके से सारी की सारी चीजों को बता सकूं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी ये है कि पूरी सही तरीके से, ईमानदारी तरीके से पढ़ो, उसे रिवाइज करो, सक्रिय रूप से यहाँ एक्टिव रहो। ये नहीं कि बस चला लिया, मन कहीं और है, यूं ही बस देखे जा रहे, नहीं। तो बस क्या है, यहाँ पर टीचर के साथ साथ बच्चों की भी अपनी भूमिका है। अब बच्चों की क्या क्या भूमिका है, उन चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। पहला, जो भी टीचर आपको सिखाने का, समझाने का प्रयास कर रहा है, जो भी आपकी गतिविधियों का टीचर ने निर्माण करा है, उसमें आप एक सक्रिय रूप से, क्या है, एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करो, और जो भी टीचर आपको समझाना चाहता है उसको एक सही तरीके से, सही वे में समझने का प्रयास करो। ये एक बच्चे की जिम्मेदारी है। टीचर की जिम्मेदारी वो अपनी भरपूर तरीके से निभा रहा है कि टीचर जो है सही तरीके से, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये एक बच्चे की भी जिम्मेदारी है कि वो एक एक्टिवली रूप से एंगेज रहे, जो टीचर समझाना चाहता है वो समझने का प्रयास करे। ये नहीं कि टीचर जो है वो खड़ा होकर पोडियम पे सामने पढ़ा रहा है और पीछे बच्चा जो है अपने प्रकार लेकर पड़ोसी के पिछवाड़े में डाल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्ती मजाक शरारत एक जगह है, लेकिन जब टीचर आपको समझाने का प्रयास कर रहा है तो एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि बच्चा उस चीज को समझने का प्रयास करे। ठीक, पहला बिंदु ये है हमारे शिक्षार्थी की भूमिका में। दूसरा बिंदु ये है कि कोई भी आपके साथियों, क्या बोल रखा है, साथियों और शिक्षकों के साथ संवाद और बातचीत, व्यवहारिक चर्चा, प्रदर्शन,
या फिर मौखिक प्रस्तुतियों या फिर चर्चाओं सहित कई गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थियों में या शिक्षार्थियों का दैनिक, ध्यान रखिएगा, दैनिक सीखने के एक भाग के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके साथी हैं, क्योंकि आप सीधी सी बात है स्कूल में हो, लर्नर्स हो, तो आपके किसी ना किसी प्रकार का समूह तो बना ही होगा। आपके साथी, आपके फ्रेंड वगैरह, तो वैसे तो पूरी की पूरी क्लास ही आपकी फ्रेंड होती है, आपके होंगे। तो आपके साथियों के साथ और आप अपने शिक्षकों के साथ, ये एक बच्चे की जिम्मेदारी है, एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, एक शिक्षार्थी, एक अधिगमकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो अपने साथियों के साथ या फिर टीचरों के साथ क्या करे, समय समय पर संवाद करे, बातचीत करे, व्यवहारिक चर्चा करे, जो भी चीज जो से आती है उस चीज का प्रदर्शन करे। ये नहीं कि दिखावा करे, दिखावा और प्रदर्शन दोनों अलग चीज है, ठीक है। साथ ही साथ में मौखिक प्रस्तुतियां करें, यानी कभी कभी आप देखते हो ना कि टीचर के साथ कोई चीज आपको आती है तो उसमें और डीप नॉलेज लेने का प्रयास कर रहे होते हो। तो टीचर अब मान लो पढ़ाकर जा रहा है, तो बाद में टीचर के साथ चल दिया और उससे टीचर से बात करने लगे और टीचर से कुछ ना कुछ पूछने लग गए आप उस चीज के बारे में, तो उसके साथ में क्या करना चाहिए, मौखिक प्रस्तुतियां करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। इस प्रकार की जो छोटी मोटी गतिविधियां होती हैं वो एक शिक्षार्थी की क्या है, शिक्षार्थी की रोजमर्रा जिंदगी की दैनिक जीवन में जो सीख रहा है वो उसके प्रति अपना उसका प्रयास है। क्या है, ये नहीं कि वैसे टीचर ने समझा दिया आपने समझ लिया, जितना टीचर ने बताया उतना समझ लिया, उतना या फिर उतना भी नहीं समझा, नहीं। हो सके तो अपने साथियों के साथ उसमें चर्चा करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर के साथ में चर्चा करो, संवाद करो, वाद विवाद करो, मौखिक प्रस्तुतियां करो, अलग अलग प्रकार की चर्चा के अंतर्गत क्या करिए, शामिल होइए, ताकि ये समझने का आप प्रयास कर सको या सीखने का प्रयास कर सको कि आखिर हम इसके अंतर्गत कितना सीख चुके हैं या कितना सीख सकते हैं या कितना और आगे हम इसके अंतर्गत बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के रूप में भी आपको देखना चाहिए एक बच्चे को इस चीज के रूप में, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। आगे चले तो ध्यान रखेगा शिक्षार्थियों का मूल्यांकन लिखित कार्य और कलाकृतियां और रिपोर्ट और परियोजनाओं जैसे उत्पादन पर किया जाता है। तो देखो दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है कि अलग अलग प्रकार के हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, टीचर्स के द्वारा दिए जाते हैं, चाहे वो लिखित कार्य के रूप में हो, कलाकृति यानी कि प्रोजेक्ट के रूप में हो, रिपोर्ट के रूप में हो, या फिर कोई परियोजना के रूप में हो, या किसी भी प्रकार के उत्पाद के रूप में हो। तो कोई भी टीचर ने किसी भी प्रकार का कार्य दिया है आपको, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है उसको समय पर और सही तरीके से उस काम को कर सके, ठीक है। ये नहीं कि टीचर ने एक काम दे दिया, हमने सुन लिया और हम करें या फिर ना करें, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो एक टीचर की जिम्मेदारी भी है ये, और समय पर सारी चीजों का चर्चा करना, देखना और मूल्यांकन करना। लेकिन एक बच्चे की भी जिम्मेदारी है कि जो भी उसको काम दिया गया है, जो भी उसका काम है, उस काम को करे, समय पर प्रस्तुत करे और समय पर उस चीज को पूरा करने का प्रयास करे। अगर ऐसा करता है बच्चा, तो ये बच्चे की क्या है, भूमिका है, बच्चे की क्या है, जिम्मेदारी है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लर्नर का ये पूरा का पूरा क्या है, एक ड्यूटी होती है, ठीक। आगे चलें तो ध्यान रखिएगा उनके ज्ञान और समझ और कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन करें। किनका, अपने बच्चों का, अपने शिक्षार्थियों का। तो ध्यान रखिएगा कभी भी किसी भी प्रकार की, आप मान लो मौखिक चर्चा के अंतर्गत या साथियों के चर्चा के अंतर्गत या किसी और चर्चा के अंतर्गत टीचर अलग अलग प्रकार के कार्यों के रूप में बच्चों को प्रस्तुत करता है, बच्चों को रोल देता है, बच्चों की समझने का प्रयास कर रहा होता है। तो टीचर जो भी करने का प्रयास कर रहा होता है उसके अंतर्गत एक बच्चे की ये जिम्मेदारी है कि उस चीज को सक्रिय रूप में, उस चीज को अडेप्ट करे, उस चीज के साथ कार्य करने का प्रयास करे। चाहे वो आपके अलग अलग प्रकार के प्रतियोगिताएं हो, चाहे अलग अलग प्रकार की चीजों का समझ विकास करने के लिए जो टीचर ने अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी या गतिविधियां लाई हैं वो हो, तो वो उसके अंतर्गत आप कार्य करें। ये नहीं कि बस टीचर ने ला दिया, आपने सुन लिया और आप करे ना करे बात बराबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलें तो स्वयं मूल्यांकन के माध्यम से उनके स्वयं की सीखने की समीक्षा करना या करें। देखो दोस्तों, ये एक बच्चे की भी जिम्मेदारी है कि जो भी वो सीख रहा है, या फिर आप अपने एग्जाम के टाइम पर देख लीजिएगा, कभी भी एग्जाम नजदीक आता है तो स्वयं आकलन करते हो ना आप, कैसे, या तो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बातचीत कर रहे होते, जो भी आपने याद करा उसको सुना रहे होते हो, करते हो, या फिर अपने मन में ही उसको रिपीट करके अपने आप को देखने का प्रयास करते हो कि आपने कहाँ गलती करी और कहाँ गलती नहीं करी। तो एक लर्नर की जिम्मेदारी है कि जो भी उसने सीखा है, जो भी उसने समझा है,
उसको वो क्या करे, स्वयं भी जांचे, अपने आप भी जांचे कि उसने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। इसकी समीक्षा भी जो बच्चा है, लर्नर्स है, वो खुद स्वयं मूल्यांकन या आकलन के द्वारा करे। तो ये सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है इसको। तो एक बच्चे की ये भी जिम्मेदारी है अपनी कि इस चीजों को भी वो करे। ठीक है, साथ ही साथ में शिक्षक के साथ, ध्यान रखिएगा, शिक्षक के साथ परिमाणों पर चर्चा करें और आगे की राह पर क्या करें, सहमति दे या फिर उससे सहमति ले सकते हो। तो देखो फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने किसी भी चीज को सीखा, सीखने के बाद आपने उसका आकलन या मूल्यांकन करा और उसके जो भी परिमाण निकल के आए उसके लिए आपने टीचर के साथ क्या करा, चर्चा करा। क्यों? क्योंकि देखो देखो परिमाण ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं। तो अगर नीचे है तो उसको बीच में कैसे लाया जाए, बीच में है तो उसको ऊपर कैसे लाया जाए, और ऊपर है तो उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। कैसे होगा? तो वो टीचर से बातचीत करके होगा, टीचर के साथ अपने जो परिमाण निकले हैं, आपका जो रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट के ऊपर चर्चा करके, ताकि टीचर के साथ आप बातचीत करने के बाद, क्योंकि सीधी सी बात है टीचर आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, टीचर ज्यादा आपसे अनुभवी है, तो टीचर आपको जो भी राह बताएगा, जो भी आपकी समाधान के लिए समस्याओं का उपचार बताएगा, वो बेहतर ही बताएगा ना आपको, आने के लिए आपको और अच्छी चीज बताने का प्रयास करेगा। तो वो जो टीचर है आपकी आगे की राह को और अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ आपको राय देगा, आपकी चीजों को एनहेंस करने का आपको मौका देगा। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि शिक्षक के साथ जो भी आपके स्व आकलन के बाद परिमाण निकले हैं उसके साथ आपको चर्चा करनी चाहिए टीचर को, मतलब बच्चे को। ठीक है, इससे क्या होगा, तो आपको अपनी सीखने की प्रक्रिया को और ज्यादा एनहेंस कर पाओगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो सीखने का अनुबंध रखना, शुरू करना और अपने लक्ष्य निर्धारित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब फॉर एग्जाम्पल के रूप में अभी आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसके साथ साथ और भी तो कुछ जिम्मेदारियां होंगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने डेली में एक टाइम टेबल बना रखा होगा कि मुझे इस घंटे इसको समय देना है, इस घंटे मुझे इसको समय देना है, हफ्ते में 5 दिन मुझे पढ़ना है और 2 दिन मुझे रिवाइज करना है। तो आपने एक टाइम टेबल, आपने अपना एक लक्ष्य बना रखा होगा। तो उसी प्रकार से एक बच्चे का अपना एक अनुबंध या फिर अपना एक लक्ष्य रखना होता है, उसे शुरू करना होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक निर्धारित समय भी तय करना होता है। ठीक है, तो ये एक बच्चे का क्या है, एक बोल सकते हो अपने आप को लेवल के अंतर्गत रखता है कि हमारी क्या क्या समस्या है, क्या क्या हमारे लक्ष्य है, उसको कैसे प्राप्त करना है, कब तक प्राप्त करना है। तो अपना एक वो गोल सेट कर लेता है। तो एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि मुझे इस समय पे ये करना है, इस समय पे ये करना है, इस समय तक मुझे ये प्राप्त कर लेना है, इस समय तक मुझे ये प्राप्त कर लेना है। तो उस गोल को तय करना भी बच्चे की जिम्मेदारी है और उस गोल तो को प्राप्त करना भी उस बच्चे की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये नहीं बस गोल बना लिया आपने, टाइम टेबल बना लिया, उसको करें ना करें वो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ में लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त समय निर्धारित करने की तैयार रहे। कहने का मतलब आपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने गोल तो बना लिया, ये मेरा गोल है, यहां तक मुझे प्राप्त करना है, यहां तक मुझे प्राप्त करना है, लेकिन उस गोल के लिए आपने एक टाइम टेबल भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा, एक समय डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा। तो उस जो समय आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जो समय आपने निर्धारित कर रखा है, उस समय पर एकदम कड़े रूप से प्रतिबंधित रहे। अब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कड़े रूप से प्रतिबंधित रहे, कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपको घर वालों का काम की वजह से या घर वालों की मदद करनी पड़ जाती है, और कई बार घर वालों को मना भी करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि वो काम जरूरी है कि ये काम जरूरी है। ठीक है, तो जो भी आपने गोल बनाए हैं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको एक समय भी क्या करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, ताकि आप उस गोल को प्राप्त कर सको। ये नहीं बस गोल बना लिया हो गया, उसका आगे कैसे करना है कैसे नहीं करना उसका कोई समय ही नहीं बांधा। तो गोल के लिए प्राप्त करने के लिए समय भी निर्धारण आपको ही करना है, एक बच्चे को ही करना है। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों द रोल ऑफ स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ लर्नर्स। चलिए समझ में आ गया दोस्तों। आज के लिए बस यही 3 टॉपिक रहने देते हैं। आज हमने बात करी पेडागोजी की, पेडागोजी यूनिट 2, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स करे। कौन कौन से? तो हमने करे पहला, दूसरा और तीसरा, जो कि क्या था, लर्निंग, रोल ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। चलिए अब मुझे बताइए तीनों के तीनों टॉपिक आपको समझ में आए या फिर नहीं आए, जल्दी से मुझे बताइए। और बाकी जब हम नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम करेंगे क्या, तो टॉपिक नंबर 4।
ठीक है। तो रोज हम दोस्तों डेली 3 टॉपिक करने का टारगेट लेते हैं, कम से कम 3 टॉपिक जरूर कवर करेंगे। अगर किसी दिन टॉपिक एक बड़ा आ जाता है, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत ही लेंदी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल के रूप में टीचिंग एप्टीट्यूड, एक लाइन में इन्होंने पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव दे दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट करने में अपने आप ही कम से कम 10 से 15 क्लासेस चाहिए होती है। अलग अलग प्रकार के जो हमारे क्या आए थे, अलग अलग प्रकार के दस्तावेज आए थे, अलग अलग प्रकार के हमारे रिकॉर्ड्स आए थे, उनके बारे में हमें बात करनी पड़ती है, लेकिन हम उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये 3 टॉपिक दोस्तों आज हमने कवर करे। कैसी लगी क्लास मुझे फटाफट बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लास सभी बच्चों को पसंद आई? क्लास कंटिन्यू रखनी है, बंद कर दूं? क्लास कंटिन्यू रखनी है? अच्छी लगी आज की क्लास? कंटिन्यू रखनी है कि बंद कर दूं आज? समझ में आ रहा सभी बच्चों को? चलिए चलिए चलिए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये चीजें हैं आपकी केवीएस के आने वाले एग्जाम्स के लिए पैडागोजी। ठीक, बाकी पैडागोजी मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बहुत बार पढ़ाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपने नीड करी, आपने बताया मुझे, तो आपको मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंटिन्यू रहेगा, टेंशन मत लो मेरा भाई, कंटिन्यू रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज नहीं रुकेगी। ठीक है, वो तो मैं ऐसे ही आप लोगों से पूछ रहा था, आप लोग मना भी करते तो भी मैं कंटिन्यू रखता आपके एग्जाम तक। क्यों? जरूरी है भाई आप लोगों के लिए। ओके, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक, आज का अपना पूरा का पूरा लेक्चर। क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड नहीं करे दोस्तों, ऐड में क्वेश्चन आपका जब पूरा का पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा ना, तो मैं आपको एक पूरा का पूरा क्वेश्चन की एक सीरीज ही ले आऊंगा आपका 100-200 क्वेश्चन की, ताकि वहां पर आपको एक तरीके से पूरी तरीके से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, एक नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।